वेलकम फ्रेंड्स, एक नए वीडियो के साथ मैं प्रोफेसर सीपी फसीन आपके सम्मुख हाजिर हूं। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो गिलबर्ट न्यूटन लीविस जीएन लेविस पर है। मैं समझता हूं जो हर विद्यार्थी के लिए, हर यूथ के लिए और हर एडल्ट के लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन, प्रेरणा का सोर्स है। मैं समझता हूं जो भी कोई शिक्षक है, प्रोफेशन से या हॉबी से, पैशन से, उसको ये वीडियो मिस नहीं करना चाहिए। जीएन लीविस के कुछ अनछुए पहलुओं को आपके सामने रखूंगा फ्रेंड्स। लेकिन जब किसी रिसर्चर, किसी प्रोफेसर की बात होती है तो उसके जुड़े हुए इंस्टीट्यूट की बात करना भी रेलिवेंट हो जाता है। जब जब जीएन लीविस का नाम आता है तब तब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के 10 कैंपस हैं और 10 में पहले नंबर पे बर्कले कैंपस का नाम आता है। यदि मुझसे पूछा जाए सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी दुनिया की कौन सी है, हार्वर्ड कह दूं या MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कह दूं। जहां तक केमिस्ट्री के बेस्ट इंस्टीट्यूट या बेस्ट यूनिवर्सिटी का प्रश्न आएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, और वहां का भी 10 में से, मैंने कहा 10 कैंपस हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के, पहले नंबर पे बर्कले कैंपस है। वो केमिस्ट्री का टॉप डिपार्टमेंट है विश्व का, इसमें कोई संदेह नहीं। इस बात को मैं प्रूव कर देता हूं। जब जब एकेडमिक्स की, रिसर्च की बात होती है तब तब नोबेल प्राइजेस की बात आती है और आएगी। यदि बर्कले कैंपस की मैं केवल बात करूं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले कैंपस ने 26 फैकल्टी मेंबर के माध्यम से और 35 एल्यूमिनी के माध्यम से, या कह दूं 26 संकाय सदस्य फैकल्टी मेंबर्स ने और 35 एल्यूमिनी भूतपूर्व विद्यार्थियों ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं। और ये लगभग नंबर आ जाता है 71 के आसपास। छोटा नंबर नहीं है। यदि मैं फिर कहूं, हमारे देश में टोटल नोबेल पुरस्कार 5 हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले कैंपस में केवल 71 नोबेल पुरस्कार अभी तक दिए जा चुके हैं। फ्रेंड्स, अब बात करता हूं जीएन लीविस की। जीएन लीविस वाज ए ग्रेट केमिस्ट, वी ऑल नो। 11th 12th में जब हम केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं, लीविस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो लुईस ने ही प्रपोज किया था। लुईस स्ट्रक्चर लिखने के लिए कहा जाता है जब 2 एटम्स के बीच में कोई बॉन्ड ना दिखा के शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को दिखाया जाता है, चाहे 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो या 3-3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो। नाइट्रोजन में होता है, 2-2 का ऑक्सीजन में होता है, 1-1 क्लोरीन में होता है। जीएन लीविस ने ही ये दिया था। जीएन लीविस वाज ए ग्रेट थर्मोडायनेमिक केमिस्ट। Now I would like to read verbatim. Lewis was a great and undisputed mentor for a generation of great American chemists who each, in his own way, carry forwarded the Berkeley tradition of unselfishly discussing an interesting problem each was working on. Friends, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के लिए जो सबसे पहली आवश्यकता है और जो हमारे देश में कमी है, एक टीम वर्क होती है जिससे अच्छा रिसर्च करके नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया जाता है। और यूनिवर्सिटीज का मतलब यह होता है, यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर काम करें, वर्क करें, रिसर्च करें और वीक में 1 या 2 दिन अपने अपने रिसर्च वर्क को शेयर करें। बड़े दुख के साथ कहना पड़ा है, हमारे देश की परंपरा ऐसी है। मैं ये नहीं कह रहा कि समूचे देश में ऐसी है, कुछ इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज एक्सेप्शन हो सकती हैं, लेकिन देश की अधिकांश यूनिवर्सिटीज में नेक्स्ट डोर रिसर्च लेबोरेटरी में क्या हो रहा है यह मालूम नहीं पड़ पाता। मुझे नहीं मालूम ये किस प्रकार की पर्दा प्रथा है, लेकिन जिस दिन हमने इस पर्दा प्रथा को समाप्त कर दिया, ओपनली एक प्लेटफॉर्म पे अपनी अलग अलग रिसर्च प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन को डिस्कस करना शुरू कर दिया, शायद भारत भी रिसर्च में बहुत आगे बढ़कर नोबेल पुरस्कार की श्रृंखला में शामिल हो जाएगा। जीएन लीविस, यही मैंने अभी वर्बेटम पढ़ा था, ये एक बर्कले का ट्रेडिशन था अपने काम को
एक दूसरे से शेयर करना ताकि एक दूसरे से ज्ञान प्राप्त किया जाए। फ्रेंड्स, G.N. Lewis was a great author. The preface to his book is a classical example of this, which was published in 1923. Further, what was the contribution G.N. Lewis? I did say, yes, he proposed the Lewis structure formula, electron, how electron contribute, and we can represent the structure through electron sharing. But he was an outstanding thermodynamic chemist. He was having different areas of research. Lewis changed his research field effortlessly throughout his career. बहुत बड़ी बात होती है, एक फील्ड से जब दूसरे फील्ड में जाता है व्यक्ति, मैं स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा, कितना गाइड को मेहनत करना पड़ता है, ये जिसने अलग अलग फील्ड में पीएचडी करवाए हैं वो इस बात को समझते हैं। In fact, as Hildebrand remarked, new men in their 60s have the imagination of branch out in new direction. 60 की उम्र में किसी नए फील्ड को, रिसर्च को चुनना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है और उस चुनौती को G.N. Lewis ने स्वीकार किया था। वैसे कहा जाए, most of his work was on photochemistry and heavy water. Yes, he was the pioneer to distill the first drop of D2O in his lab. But what was the total contribution? If I read out: chemical thermodynamics, the chemical bond, acids and bases. Lewis acid, Lewis base, we all know. Heavy water, spectroscopy and photochemistry, and chemical education. The last is the field, I think, जो सबको बीट कर जाता है। यदि आपने केमिस्ट्री में बहुत बड़ी रिसर्च की और केमिकल एजुकेशन में आप कोई नजरिया डेवलप नहीं कर पाए, तो मैं समझता हूं शायद ये उस शिक्षा संस्थान का और उस रसायन शास्त्री का दुर्भाग्य कहा जाएगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस बारे में डिस्कस करने से पहले मैं जरा आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा। इतने महान वैज्ञानिक जिनका D2O हैवी वाटर डिस्टिलेशन, हैवी वाटर डिटेक्शन में उससे पहले कोई रिसर्च पेपर या कोई शोध कार्य नहीं था। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर, लुईस स्ट्रक्चर प्रपोज करने में, एसिड बेस कंसेप्ट देने में क्या कंसेप्ट्स की कमी थी? लेकिन फिर मैं वही कहूंगा, मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। मैं समझता हूं G.N. Lewis अपने आप में पूरी तरह केमिस्ट थे, जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के बर्कले डिपार्टमेंट को स्टेब्लिश करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और उल्लेखनीय शोध कार्य से आने वाली कई पीढ़ियों के लिए शोध के नए आयाम स्थापित किए थे। जी हां, जब कोई व्यक्ति आउटस्टैंडिंग एक्सीलेंट वर्क करता है तो नोबेल प्राइज प्राप्त करना उसकी इच्छा होती है, डिजायर होती है, विश होती है, होनी भी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेनी टाइम्स G.N. Lewis was nominated for the Nobel Prize. I think more than 60 times G.N. Lewis was nominated for the Nobel Prize, but he could not receive the Nobel Prize till his death. But what I always say, किसी भी शिक्षक की सबसे बड़ी उपलब्धि उसकी स्वयं की सफलता नहीं होती, उसके विद्यार्थियों की सफलता होती है। मित्रों, अब मैं जो नाम पढ़ने जा रहा हूं ये वो हिस्टोरिकल नोबेल लॉरेट हैं जो G.N. Lewis के स्टूडेंट रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कले में, ऑब्वियसली, जिन्होंने G.N. Lewis के अंडर डॉक्टरेट ली है और आगे चल के नोबेल प्राइज लिया है। उसमें एक नाम आता है हेरोल्ड यूरी, 1934 का नोबेल प्राइज लिया था। G.T. सीबॉर्ग, आपने सीबॉर्गियम एलिमेंट का नाम सुना होगा, G.T. सीबॉर्ग के नाम पर ही दिया गया है। उन्होंने इतने सिंथेटिक एलिमेंट्स डिस्कवर किए थे कि उनका नाम पीरियोडिक टेबल में सीबॉर्गियम SG-106 के नाम से सदा के लिए अमर हो चुका है। वो G.T. सीबॉर्ग, ग्लेन टी सीबॉर्ग G.N. Lewis के स्टूडेंट थे। विलार्ड लिबी, 1960 का नोबेल प्राइज, वो भी G.N. Lewis के स्टूडेंट थे।
मेलविन केल्विन, ए वेरी फेमस नोबेल प्राइज ऑफ 1961, जीएन लिविस के स्टूडेंट थे, बट जीएन लिविस कुड नॉट रिसीव द नोबेल प्राइज। मैं समझता हूं इतना महान कार्य करने के बाद उनके ज्यादातर विद्यार्थियों ने, यह भी कह दूं, एक हेरोल्ड यूरी थे जिनको 1934 में नोबेल प्राइज मिला था, बाकी जितने विद्यार्थी थे उनकी मृत्यु के बाद नोबेल प्राइज मिला था। शायद यदि उनकी मृत्यु से पहले ये नोबेल प्राइज 2 या 3 विद्यार्थियों को मिल गया, मैं समझता हूं, पता नहीं, ये मेरी फिलॉसफी है, यदि एक विद्यार्थी ने, हेरोल्ड यूरी ने, शायद हेवी वाटर पर ही उनको नोबेल प्राइज मिला था, और ये शायद जीटी सीबर्ग की पीड़ा रही थी कि उनका नाम नोबेल प्राइज में नहीं आ सका था। एसिड बेस के लिए भी, जो उन्होंने एसिड बेस थ्योरी दी थी, कहीं ना कहीं जीएन लिविस के मन में एक पीड़ा थी कि इस पर मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए था। एनीवे, जीटी सीबर्ग कुड नॉट रिसीव द नोबेल प्राइज, बट वेरी अनफॉर्चुनेटली हिज डेथ वाज ए ग्रेट मिस्ट्री। His death was a great mystery. He died on Saturday, the 23rd March 1946. That's why I did say only Harold Urey received the Nobel Prize in 1934. Remaining students received after 1946. He died on Saturday, the 23rd March 1946, in the afternoon in his laboratory doing an experiment. He was found dead just after he had prepared liquid hydrogen cyanide. Yes, he was preparing liquid hydrogen cyanide. But one of his great student, Kasha, when he entered in his lab, he got a whiff of SCN gas and found Lewis sprawled on the floor with a gash on his forehead. The vacuum line was broken and SCN liquid was bubbling in the flask. Kasha and the other researchers pulled into corridor, but it was too late. There is always the question, was it a suicide or an accident? Lewis was such a brilliant man, he would make a suicide look like an accident. SCN, liquid SCN को प्रिपेयर करते हुए काशा जब उनके विद्यार्थी एंटर हुए थे, SCN की फ्यूम्स देख के, और काशा की ने जो अपनी नजरों से देखा था, जीएन लुईस की बॉडी जमीन पे पड़ी हुई थी और सिर पे एक घाव था। यह नहीं कहा जा सकता कि जीएन लुईस ने सुसाइड किया था या एक्सीडेंट था, लेकिन जो कुछ उन्होंने किया था, मैं समझता हूं, चाहे वो नेचुरल डेथ थी, नेचुरल डेथ ही कहेंगे यदि एक्सीडेंटल थी, या उन्होंने सुसाइड किया था, एक इतिहास में पन्ना अमर कर गए थे कि अंत समय तक कोई कसर मत छोड़ो, जितना हो सके यदि किसी चीज को पाने की लालसा रखो, पूरी शिद्दत से रखो। और 2 सेंटेंस के साथ अब इस वीडियो का समापन करूंगा। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से यह पूछे, बता तेरी रजा क्या है। यह थी जीएन लुईस, एक ग्रेट केमिस्ट की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी। नमस्कार।